नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। कैसे हो दोस्तों? आप अच्छे हो ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया रहें। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल रही होगी मेरे हिसाब से। तो तैयारी को शानदार बनाए रखें, कठिन परिश्रम करते रहें, एकाग्रता के साथ मेहनत करते जाइए दोस्तों, जल्द ही आपको सफलता मिल जाएगी। आ जाइए दोस्तों अपने टॉपिक पे। हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में दोस्तों मैंने आपको भारत के भौतिक प्रदेशों में 2 भौतिक प्रदेश क्लियर करवाए हैं। एक तो उत्तर का विशाल मैदान और एक उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उन दोनों में तो दोस्तों आपको इतने क्वेश्चन दे दिए हैं मैंने, या इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से समझा के पढ़ा दिया है कि यदि वहां से तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, तो आप गलती करने वाले हो नहीं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप तो पढ़ते जाइए दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठारी प्रदेश, या दक्षिणी भारत में जो पठारी प्रदेश है ना, अपना तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश, वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पहला क्वेश्चन देखिए आप। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे प्राचीन यानी ऐसा भौतिक प्रदेश जो सबसे पहले बना। देखो, भौतिक प्रदेशों का निर्माण पहले हुआ बाद में हुआ, इन सब चीजों का पता कहां से चलता है अपने को? अपन दोस्तों थोड़ा पुराना भौगोलिक इतिहास देखते हैं। आज से लगभग 200 लाख वर्ष पहले की तरफ जाते हैं दोस्तों अपन। उस समय दोस्तों पृथ्वी आज के स्वरूप में नहीं थी, यानी 7 महाद्वीप, 5 महासागर, इस प्रकार की बनावट नहीं थी दोस्तों। उस समय ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी केवल 3 ही भागों में थी। एक तो अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड और एक टेथीस सागर। ये 3 ही भाग थे दोस्तों, और इन्हीं तीनों के आधार पर अपन पता लगाते हैं कि कौन सा भाग पुराना है और कौन सा भाग नया है। तो देखिए, इनमें से देखिए, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, पठारी प्रदेश और द्वीप समूह है। देखिए दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर क्या है? सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश, सबसे पुराना भौतिक प्रदेश दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ना, ये दोस्तों गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसलिए स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड अपना प्राचीन भाग है, इसलिए यह सबसे पुराना भौतिक प्रदेश भी माना जाता है। यदि अपन बात करें हिमालय पर्वतीय प्रदेश की, हिमालय पर्वतीय प्रदेश का तो दोस्तों निर्माण ही बाद में हुआ है। जो टेथीस सागर था ना, उस टेथीस सागर के स्थान पर दोस्तों एक युवा वलित पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी प्लेटों के अभिसरण के कारण, वलन पड़ने के कारण एक पर्वतमाला का उदय हुआ यहाँ पर। उसी पर्वतमाला को दोस्तों हिमालय पर्वतमाला कहा गया। आ रही है बात समझ में? तो सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। हिमालय पर्वतीय प्रदेश नया है। जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये तो हिमालय से भी नया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलकर आने वाली नदियां और हिमालय पर्वत से निकलकर आने वाली नदियां, इन दोनों का ये जो बीच वाला भाग है, ये जो बीच वाला गर्त वाला भाग था ना, वहां से आने वाली नदियां दोस्तों अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है और इस क्षेत्र को जलोढ़ मृदा से पाट दिया, यानी जलोढ़ मृदा से भर दिया इन नदियों ने। तो यहाँ पर दोस्तों एक उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, और यही भौतिक प्रदेश है अपना उत्तर का विशाल मैदान, जिसके बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। यानी गंगा का मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, वो ही है ये उत्तर का विशाल मैदान। ये कह सकते हैं कि अपना जो आधुनिक भौतिक प्रदेश है, नवीनतम भौतिक प्रदेश है, वह उत्तर का विशाल मैदान है। और सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हिमालय पर्वतमाला किसका हिस्सा है दोस्तों, तो हिमालय पर्वतमाला टेथीस सागर का हिस्सा है, या टेथीस सागर के स्थान पर बना। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, प्रायद्वीपीय पठार का आकार बताइए। आकृति पूछ रहा आपसे। चारों ऑप्शन देखिए पहले। क्या चतुष्कोणीय है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या विषम कोणीय चतुर्भुज है? ना, ये भी नहीं है। सप्त बहुभुज है? ना ना ना। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ऐसा तो कोई आकार ही नहीं है। त्रिभुजाकार हो सकता है या त्रिकोणाकार हो सकता है, यानी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का आकार त्रिकोणाकार है या त्रिभुजाकार है। मिल गया ना आपको सही आंसर। बाकी ऑप्शन भी समझिए आप। चतुष्कोणीय क्या है? भारत का आकार दोस्तों चतुष्कोणीय है। अपना जो भारत देश है उसकी आकृति किस समान है? चतुष्कोणीय समान है। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है दोस्तों? राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज है। टी.एच. हेंडले के अनुसार राजस्थान के आकार को विषम कोणीय चतुर्भुज बताया गया है। कैसा बताया है दोस्तों? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, या इसे अपन पतंगाकार भी कह सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है एक बार कि राजस्थान को विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार की संज्ञा दी किसने है?
तो वह विद्वान थे दोस्तों टी.एच. हेंडले। कौन थे? टी.एच. हेंडले। और रही बात दोस्तों सप्त बहुभुज की, इसके बारे में तो जानते होंगे ना, बहुत आसान सवाल है दोस्तों ये कि सप्त बहुभुज किसका आकार है। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ना दोस्तों, उसका आकार है सप्त बहुभुज। जैसलमेर को सप्त बहुभुज जिले के नाम से जाना जाता है। और आपसे यदि क्वेश्चन ये पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान में मयूर के आकार का जिला कौन सा है या मयूराकार जिला कौन सा है, तो वह जिला है दोस्तों जोधपुर जिला। या मेहरानगढ़ दुर्ग को भी दोस्तों मयूराकार दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चंस का आप ध्यान रखना। राजस्थान में जिलों के आकार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों सीकर जिले के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान का प्याले नुमा जिला कौन सा है? सीकर। कौन सा है? सीकर। या आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अर्धचंद्राकार जिला कौन सा है, यानी आधे कटे हुए चंद्रमा के समान जो जिला है ना वह कौन सा है? वह भी सीकर ही है। अगला क्वेश्चन देखें, मेवाड़ के पठार की प्रमुख नदी। मेवाड़ के पठार की प्रमुख नदी। देखो दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, यानी सोचने लायक क्वेश्चन है। यदि जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन के आपने आंसर दे दिए ना तो ऐसे मान लेना आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है ना दोस्तों, उसको बहुत सारे पठारों में बांटा गया है। जैसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं, जैसे मेवाड़ का पठार हो गया, केंद्रीय उच्च भूमि हो गई, बागेलखंड का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, दंडकारण्य का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, हजारीबाग का पठार हो गया, मेघालय का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया, रायलसीमा का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया। ऐसे बहुत सारे पठार है दोस्तों प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में, यानी एक बड़ा पठारी प्रदेश है ये एक बड़ा पठारी प्रदेश है, बड़ा भौतिक प्रदेश है और इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भौतिक प्रदेश है। तो ऐसे ही आपसे यहीं से तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? क्या बनास नदी है? बताइए। चंबल नदी है, काली सिंध नदी है या फिर माही नदी है? दोस्तों मेवाड़ के पठार की प्रमुख नदी है बनास। मेवाड़ के पठार में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? बनास नदी। मेवाड़ कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और इनके आसपास का जो क्षेत्र है वही मेवाड़ है। और ये जो बनास नदी है यहीं पर तो बहती है, कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, चित्तौड़गढ़ में बहती है। तो ये नदी हो गई ना दोस्तों मेवाड़ के पठार की प्रमुख नदी बनास नदी। चंबल नदी तो दोस्तों हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी हो गई, जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसमें 4 जिले आते हैं राजस्थान के, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो उस हाड़ौती के पठार की प्रमुख नदी बताइए कौन सी है? चंबल नदी। काली सिंध नदी दोस्तों, काली सिंध नदी तो चंबल की एक सहायक नदी है, चंबल की एक सहायक नदी है जो मुख्य रूप से झालावाड़ में गागरोनगढ़ के आसपास में बहती है। यानी जो गागरोनगढ़ का दुर्ग है ना दोस्तों, वो एक जल दुर्ग का उदाहरण है, यानी नदी के किनारे बना हुआ है, जो एक तो काली सिंध नदी है और एक आहू नदी है। तो काली सिंध और आहू इन दोनों के संगम स्थल को कहा जाता है दोस्तों गागरोनगढ़, और वहीं पर ये दुर्ग बना हुआ है गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, माही नदी। माही नदी तो दक्षिणी राजस्थान में बहती है, यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, जहां प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को काठड़ का मैदान कहा जाता है। ध्यान रखना, माही राजस्थान की चंबल की तरह वर्ष भर बहने वाली नदी है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं, या आदिवासियों की गंगा भी कह सकते हैं। किसे? माही नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है, खनिजों का चैप्टर पढ़ा है ना आपने ध्यान से? यदि ध्यान से पढ़ा है तो आप जानते हो छोटा नागपुर पठार के बारे में कि भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। यह भारत में सर्वाधिक खनिज संपदा छोटा नागपुर के पठार में ही पाई जाती है। छोटा नागपुर के पठार में मुख्य रूप से कोयले के भंडार है, इसलिए इसे भारत का रूहर प्रदेश भी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? रूहर प्रदेश। और रूहर प्रदेश तो आप जानते ही हैं जर्मनी देश में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि रूहर का संबंध कौन से देश से है? जर्मनी से है, फ्रांस से है, रूस से है या पुर्तगाल से है? जर्मनी देश से है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? क्या गोदावरी है? ना, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गोदावरी तो दक्षिणी भारत की नदी है ना, कैसे बांटेगी आप मुझे बताइए। तो क्या नर्मदा नदी बांटती है? ये भी नहीं बांटती। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर का पठार किधर रह गया और नर्मदा नदी किधर बहती है? नर्मदा नदी तो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर की ओर बहती है। तो छोटा नागपुर पठार को तो 2 भागों में बांट ही नहीं सकती। यदि आप ठीक तरीके से भारत का फिजिकल भी जानते हैं, भौतिक बनावट भी जानते हैं, तो दोस्तों सोच समझ के आप आंसर दे दोगे, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी। ये भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कृष्णा नदी दोस्तों दक्षिणी भारत में बहती है। कहां? महाराष्ट्र से निकलती है और दक्षिण में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और छोटा नागपुर कहां रह गया? झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में। तो ये तो अपने को समझ के आधार पर हो गया कि गोदावरी भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया अपना? दामोदर नदी। कौन सी हो गई?
दामोदर नदी। दामोदर नदी को एक और क्वेश्चन, दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? बंगाल का शोक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। क्यों? क्योंकि दोस्तों दामोदर नदी पहले बंगाल में बाढ़ लाती थी। क्या लाती थी? बाढ़ लाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? अब भारत में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, तो बहुत सारे पठारों में बताओ सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इतने पठारों के नाम भी बताए थे मैंने, कुछ नाम आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, देख लीजिए। क्या लद्दाख का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार? नहीं है। क्या दंडकारण्य का पठार है? नहीं। क्या मेघालय का पठार है? ये भी नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा पठार है। और ये प्रायद्वीपीय भारत का नहीं है, केवल पूरे भारत के अंदर जितने भी पठार है ना, चाहे वो उत्तर में स्थित हो, दक्षिण में स्थित हो, किसी द्वीप समूह पर स्थित हो, कोई सा भी पठार हो, भारत का सबसे बड़ा पठार है दोस्तों दक्कन का पठार। और दक्कन के पठार का विस्तार मुख्यतः 3 राज्यों में है। एक तो है आंध्र प्रदेश में, एक कर्नाटक में और एक महाराष्ट्र राज्य में है। यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, यहां पर जो पठार बना हुआ है ना, त्रिभुजाकार पठार, उसी पठार को दोस्तों दक्कन का पठार कहा जाता है। दक्कन के पठार का थोड़ा सा हिस्सा दोस्तों गुजरात में भी देखने को मिलता है, ध्यान देना आप। क्वेश्चन देखिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा पठार बताइए भारत का। भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। तो 3 ऑप्शन और भी तो दिए हैं ना आपको, पढ़ने के लिए तो दिए हैं, पढ़िए। लद्दाख के पठार के बारे में क्या क्वेश्चन बढ़ता है? लद्दाख का पठार हाल ही में नया केंद्र शासित प्रदेश बना है ना, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई। धारा समाप्त करने के बाद में जम्मू कश्मीर के बारे में आपको इतना तो पता ही है ना कि उसे राज्य की जगह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो वहां स्थित है दोस्तों ये लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। और भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार। मेघालय और दंडकारण्य, मेघालय का पठार भारत के मेघालय राज्य में है। दंडकारण्य का पठार, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि दंडकारण्य के पठार का विस्तार भारत के कौन से राज्यों में है? मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में और थोड़ा बहुत दोस्तों ओडिशा राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भी फैला हुआ है। यानी छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों राज्यों में स्थित है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो, खासी और जयंतिया, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, सुपर क्वेश्चन है, यानी एग्जामिनर्स का तो दोस्तों ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब तक मेरे हिसाब से प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसी बारे में पूछे गए हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया है क्या ये? गारो, खासी और जयंतिया दोस्तों पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जयंतिया क्या है? पहाड़ियां हैं। और इन पहाड़ियों पर दोस्तों इसी नाम की जनजातियां निवास करती है। गारो, खासी और जयंतिया के नाम की ही जनजातियां निवास करती है। तो 2 क्वेश्चन बन गए ना। पहला क्वेश्चन, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? दूसरा क्वेश्चन, गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां कहां स्थित है? आ रही है बात समझ में? तो देखिए ऑप्शन के आधार पर, क्या असम राज्य में स्थित है? क्या असम में? नहीं है। क्या मणिपुर राज्य में? यहां भी नहीं है। क्या मिजोरम राज्य में है? फिर बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर मेघालय राज्य। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां तथा गारो, खासी और जयंतिया जनजातियां भारत के मेघालय राज्य में पाई जाती है। भारत के मेघालय राज्य में जो मेघालय का पठार है ना, वहां पर है दोस्तों ये 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपाकार पहाड़ियां कहां स्थित है? कीपाकार पहाड़ियां क्या होती है? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कराने वाली पहाड़ियां यही है, कीप के आकार की पहाड़ियां कीपाकार पहाड़ियां होगी। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? थोड़ा सा लॉजिक लगा लीजिए, बस बता दीजिए। भारत में क्या पूरी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है वो? मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में कहां? मेघालय राज्य में मासिन राम और चेरापूंजी। मासिन राम और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान है। तो ये भी बताओ ना कि विश्व में सबसे कम वर्षा कहां होती है? पढ़ा चुका हूं दोस्तों पहले आपको मैं। विश्व में सबसे कम वर्षा होती है अटाकामा के मरुस्थल में, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। अटाकामा का मरुस्थल, पिछले 400 साल में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई वहां पर। ठीक है, ध्यान रखना, विश्व में सबसे कम बरसात तो होती है अटाकामा के मरुस्थल में, जिसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कहते हैं। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है इस कीपाकार पहाड़ियों में। और ये कीपाकार पहाड़ियां स्थित है दोस्तों मेघालय राज्य में। मेघालय राज्य के मासिन राम और चेरापूंजी क्षेत्रों में स्थित है, यानी मुख्य रूप से गारो पहाड़ियों में है। क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्य रूप से कीपाकार पहाड़ियां मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियों में है? गारो पहाड़ियों में है। ठीक है, तो आपका सही आंसर देख लीजिए ऑप्शन में,
कि पाकार पहाड़ियां महाराष्ट्र में है, गलत आंसर। जम्मू कश्मीर में है, नहीं। मेघालय में है, एकदम सही आंसर। अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में तो नामचा बरुआ की पहाड़ियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नामचा बरुआ की पहाड़ियां भारत के कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंगा पर्वत भारत के कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में। इन दो का ही नाम क्यों लिया भाई? नामचा बरुआ का और नंगा पर्वत का क्यों लिया? क्योंकि भारत में हिमालय पर्वतमाला का जो विस्तार है ना पूर्व से पश्चिम की ओर, वो दोस्तों इन्हीं दो पर्वत श्रेणियों के बीच में है। यानी पूर्व में तो नामचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है और पश्चिम के अंदर नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है। इन दोनों के बीच में 2400 किलोमीटर लंबाई में दोस्तों फैला हुआ है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रायलसीमा का पठार। बहुत गजब का क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे तो आप। रायलसीमा का पठार भारत के कौन से राज्य में है? क्या तेलंगाना राज्य में है? बताइए, तेलंगाना में है? नहीं है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही जवाब है आपका। रायलसीमा का पठार दोस्तों भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। यदि अपने को अपना आंसर मिल गया तो छोड़ो ना छत्तीसगढ़ और ओडिशा को। यहां कहां है रायलसीमा का पठार? रायलसीमा का पठार आंध्र प्रदेश में है। और तेलंगाना में कौन सा है फिर? तेलंगाना का पठार, इसी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला अपने राजस्थान के लिए तो ऐसे मान लीजिए एक वरदान है अरावली पर्वतमाला। यानी पूरे राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह कहते हैं अरावली को। राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह या स्टोर हाउस किसे कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को। तो अरावली पर्वतमाला है जो खंड पर्वत का उदाहरण है और ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश अपना जो दक्षिण में भौतिक प्रदेश है उसी का हिस्सा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि अरावली को दिल्ली में कहां स्थित है? अरावली दोस्तों अरब सागर में, गुजरात के निकट है पालनपुरी स्थान। वहां से प्रारंभ होती हुई दोस्तों ऐसे कर्णवत दिशा में दिल्ली तक जाती है। कहां तक जाती है? दिल्ली तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है दिल्ली के बारे में। दिल्ली में क्या कहा जाता है? इसे मेरू कहा जाता है क्या दोस्तों? नहीं, मेरू तो अरावली का भौगोलिक नाम है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरू के नाम से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को जाना जाता है? मेरू के नाम से राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश को जाना जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि मरु के नाम से किस भौतिक प्रदेश को जाना जाता है? तो मरु के नाम से तो दोस्तों पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जाना जाता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरू अलग है, मरु अलग है। मरु तो थार के मरुस्थल को कहते हैं और मेरू किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मालखेत। मालखेत की पहाड़ियां तो सिक्कर में है। मालखेत की पहाड़ियां तो कहां पर है? सिक्कर में। अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ियां हैं उन्हें मालखेत की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और भी रोचक जानकारियां हैं दोस्तों, जो अपन जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश बढ़ेंगे ना तब इनके बारे में जानकारी लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रायसीना की पहाड़ियां। आ गया ना आपका आंसर। अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और रायसीमा की पहाड़ियों के बारे में जो गजब का क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो क्या है? वो है कि राष्ट्रपति भवन की इमारत या राष्ट्रपति आवास की जो इमारत है ना वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? रायसीना की पहाड़ी पर, जो कहां स्थित है? दिल्ली में। अतः अरावली पर्वतमाला को दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो एक दोस्तों आडावाटा और बच गया ना, इसके बारे में भी जान लो। भाई अपन ने मेरू पढ़ लिया, मालखेत पढ़ लिया, रायसीना पढ़ लिया, तो आडावाटा को क्यों छोड़ रहे हो? ये भी तो गजब का क्वेश्चन है। इसके बारे में भी तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। राजस्थान के बूंदी जिले में अरावली पर्वतमाला को आडावाटा के नाम से जाना जाता है। दोबारा देखिए, अरावली पर्वतमाला के उपनाम। दिल्ली अपना क्वेश्चन है। दिल्ली में तो रायसीना की पहाड़ी कहते हैं, सिक्कर में मालखेत की या शेखावाटी में मालखेत की पहाड़ियां। इसका भौगोलिक नाम मेरू है और बूंदी में इसे अडावाटा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां, इन्हें गुजरात में क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की पहाड़ियों को गुजरात में क्या कहा जाता है दोस्तों? सतपुड़ा की पहाड़ियां यानी मध्य भारत में या प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत के अंदर एक खंड पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा की पहाड़ियां। वो सतपुड़ा की पहाड़ियां दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में फैली हुई है, मध्य प्रदेश में फैली हुई है, छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियों को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? महादेव की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है क्या? बताइए दोस्तों। नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि महादेव की पहाड़ियां तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पूछ कहां से रहा है? गुजरात के बारे में पूछ रहा है ना। क्या राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं? एकदम सही जवाब है आपका। सतपुड़ा की पहाड़ियों को गुजरात राज्य में राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शेष दो ऑप्शन भी देख लीजिए दोस्तों।
अमरकंटक की पहाड़ियां, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ राज्य में। अमरकंटक तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों नदियों के मामले में। यानी अमरकंटक भारत की एक ऐसी पहाड़ी है जहां से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां? 3। और इनकी सबसे खास बात पता है आपको क्या है? ये 3 नदियां 3 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। जैसे यहां से दोस्तों नर्मदा नदी निकलती है और ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जाती है। यहां से एक सोन नदी निकलती है और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती है दोस्तों, गंगा नदी में चली जाती है। और एक महानदी निकलती है दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यानी 3 अलग अलग दिशाओं में जाती है ये नदियां। तो 3 अलग अलग दिशाओं से 3 नदियां निकलने वाली पहाड़ी कौन सी है भारत में? अमरकंटक की पहाड़ी, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी है। बैतूल की पहाड़ी, बैतूल की पहाड़ी तो मध्य प्रदेश में है। बैतूल की पहाड़ी तो कहां है? मध्य प्रदेश में। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? सतपुड़ा की पहाड़ियों को गुजरात में क्या कहा जाता है? राजपीपला की पहाड़ियां कहा जाता है। महादेव की पहाड़ियां कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बैतूल की पहाड़ियां कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर है? मुख्यतः छत्तीसगढ़ में और इनका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में। तो ये था दोस्तों अपना प्रायद्वीपीय भारत का बौद्धिक प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया मैंने दोस्तों आपको। क्या बताइए आपके समझ में आया है अच्छे से? यदि दोस्तों आपके समझ में आया है, आपको मेरी पढ़ाने की शैली पसंद आई है, तो दोस्तों अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। मुश्किलों से भाग मत ए बंदे, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग मत ए बंदे, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है दोस्तों। ठीक है।